राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा, और काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बने ही ना, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा देखो है क्या? अभिप्रेरणा मोटिवेशन ही तो है, इंग्लिश में इसको मोटिवेशन ही बोलते हैं। और इस अभिप्रेरणा, इस जो मोटिवेशन है, इसके द्वारा ही तो बंदा क्या है, एक्टिव होता है, यानी कि सक्रिय होता है। अभिप्रेरणा से होता है, तो शुरुआत इसी की होती है। तो मोटिवेशन जो है, इस शब्द की उत्पत्ति बात करें तो लैटिन भाषा के मोटिवम से मानी जाती है। इसका जो अर्थ है वो टू मूव, यानी कि टू मोशन, यानी कि गति करना। इस अभिप्रेरणा से ही बंदा गति करेगा, शुरुआत यहीं से होती है, इससे ही वो सक्रिय होता है बंदा। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है, वही अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ये चीज यहाँ पर है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा को ही मोटिवेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटिवम से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव, यानी कि टू मोशन, गति करना। तो इसका साधारण भाषा में अगर इसकी परिभाषा देखें तो देखो, अभिप्रेरणा मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति है, उसकी जो अंदर की शक्ति है, जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वही है जो मनुष्य के अंदर जो आंतरिक शक्ति है, उसको, जो उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित करेगी। वो शुरुआत यहीं से होएगी, इस मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से ही। जो उसका लक्ष्य है, इस अभिप्रेरणा से स्टार्ट होगा। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये ही क्या प्रेरित करेगी। तो देख लो, अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है, एक आंतरिक शक्ति बोल देते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया बोल देते हैं, जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए संदेह क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। वही तो होता है। खुद अपने ऊपर लो आप, कि अगर आपको जॉब चाहिए, आज आपके घर वाले बोल दे कि आपको जॉब लगना है, चाहे कितना ही बोल दे, अगर आप खुद अभिप्रेरित नहीं होगे, खुद मोटिवेशन नहीं होगे, आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है वो इस प्रकार से कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित जब तक ना होगी, तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत यहीं से होती है, मोटिवेशन से। तो शुरुआत यहाँ जो अभिप्रेरणा, इससे होगी, तभी बंदा क्या होगा, गतिशील होगा, सक्रिय होगा। क्योंकि जो आपका लक्ष्य है, हाँ मुझे जॉब चाहिए, और जॉब क्यों चाहिए? अगर आपको ऐसा हो कि मुझे, चाहे आपकी ऐसी इच्छा हो कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे धन प्राप्त करना, कुछ भी किसी प्रकार से आपको जॉब चाहिए, जो आपका लक्ष्य होगा, अगर वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले ये जरूरी होगा, यानी कि मोटिवेशन जरूरी है। तभी आपके अंदर ऐसा होगा कि मैं वहां तक पहुंचूं। आपके अंदर जो शक्ति होगी, आंतरिक शक्ति होगी, मनुष्य के अंदर जो आंतरिक शक्ति है, वही उस जो आपका लक्ष्य है, मान लो जॉब पाना, उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए आपको वो प्रेरित करेगी अभिप्रेरणा। तो देखो, अभिप्रेरणा को ही सीखने का हृदय लिखना था, सीखने का हृदय, सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति तथा सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से देखना है। देखो, स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर के अनुसार क्या है, अभिप्रेरणा के अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है गुड। अब गुड के अनुसार देखो, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा। इसको कैसे याद रखोगे आप? इसको ऐसे रख सकते हो, गुड, गुड मतलब अच्छी बात है, कार्य को आरंभ करना। आप ऐसे भी रख लेना, गुड, अच्छी बात है कार्य को आरंभ करना, यानी कि चाहे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो भी ऐसे लेना, अच्छी बात है कार्य को आरंभ करेंगे, तभी जारी रखेंगे, नियमित करने की प्रक्रिया ये अभिप्रेरणा। तो आपको गुड से बस याद रखना, अच्छी बात है आरंभ करने के, याद रह जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो आप वुडवर्थ से याद कर सकते हो, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। चाहे आप ऐसे रख लो, वुडवर्थ, वुड से लो, वुड लकड़ी, भाई लकड़ी को काटने जाना है तो उस बंदे का निश्चित उद्देश्य होगा, उसकी पूर्ति, लकड़ी को कट करना है तो उसका उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य है, वो उसको पूरा करने के लिए वो निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करेगा। इस प्रकार से थोड़ा कनेक्ट कर लो ताकि आप भूलोगे नहीं, अपने माइंड में बिठा लो। फिर क्रैंच एंड क्रैच फील्ड के अनुसार, यहाँ कैसे ही क्रैंच आ रहा है, कैसे ही क्रैंच फील्ड आ रहा है, कैसे ही क्यों का उत्तर देगी, ऐसे ले लेना। तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये क्रैंच एंड क्रैच फील्ड के अनुसार, ऐसे कैसे क्रैंच, कैसे क्यों, ऐसे कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार, और मैकडूगल की जो पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है भाई,
और उसमें चेतना को इन्होंने बुरा शब्द बोला है, ये भी ध्यान रखना। तो मैकडोगल के अनुसार अभिप्रेरणा व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं, अभिप्रेरणा व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो आप इसको मैकडोगल के अनुसार किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए, काम को करने के लिए प्रेरित करती है मैकडोगल के अनुसार। इससे मॉर्गन किंग और विसज व स्कोपर के अनुसार, स्कोपर है ये, अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि एक प्रेरक व कृष्ण बल से है जो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को निरंतर ले जाता है। तो मॉर्गन किंग से भी थोड़ा कनेक्ट कर लेना, अगर ये आता है तो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को निरंतर ले जाता है, थोड़ा सा इस प्रकार से याद रख लेना। मैकडोनाल्ड के अनुसार देखो, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक शक्ति परिवर्तन है, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वही अभिप्रेरणा है, ये मैकडोनाल्ड के अनुसार है। तो केली के अनुसार सीखने की प्रक्रिया से अभिप्रेरणा एक केंद्रीय कारक है। कैसे केली, कैसे केंद्रीय कारक है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया इसी में प्रेरणा एक केंद्रीय कारक है। डेशियल के अनुसार तो इसको डेशियल के अनुसार थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर लेना कि चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। डेशियल क्रियाशील, डेशियल क्रियाशील करना, इसे कनेक्ट कर लेना। गिलफोर्ड के अनुसार प्रेरणा भी विशेष कारक या दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने व बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। तो गिलफोर्ड से किसे कनेक्ट करोगे, क्रिया को आरंभ करने, भी आरंभ करना है, उसको बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। गिलफोर्ड के अनुसार इसे ले लेना, प्रेरणा है जो। क्रो एंड क्रो के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से या इसी रूप में वह सीखने का आधार है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार तो आप इसे ले लेना, क्रो, क्रो से ले लो कौआ, कागलो है भाई, कौआ अपन बोले ना कागलो, एक कर बिंगे पड़गी कागल है, कौआ एक बार पड़गी तो क्या है, बिना सीख मिल जाएगी बंदन। तो वो हर बार सीखेगा, भी कुछ ना कुछ सीखेगा, फिर से पढ़ेगी मेरे, अगर मैंने फिर से कुछ उजाड़ करो भी कुछ करो ना तो फिर वो सीखने में रुचि रखेगा। क्रो ऐसे ले लेना, संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, वो सीखेगा, संबंध सीखेगा, ऐसे रुचि उत्पन्न करना, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। फिर एविरल के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य संजीव प्रयास, एविरल संजीव प्रयास, एविरल संजीव प्रयास, ऐसे याद कर लेना। फिर थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर के अंत तक देखो मानव व्यवहार के प्रत्येक प्रतिकार को क्या करती है, प्रभावित करती है। थॉमसन, थॉमसन, अब नाम में देखो इसे कनेक्ट हो रहा है, थॉमसन, थॉमसन, थम थम, थॉमसन, थम ही कौन भाई, थॉमसन थमता ही नहीं, रुकता ही नहीं, आरंभ से लेकर के देखो अंत तक मानव का व्यवहार है उसके प्रत्येक प्रतिकार को प्रभावित करती है, यानी कि आरंभ से अंत तक थम ही नहीं रहा, थॉमसन ऐसे ले लेना। नेक्स्ट अभिप्रेरणा की थोड़ी विशेषताएं देख लो क्या क्या है, कि अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है, आंतरिक अवस्था ही है भाई, अंदर से उत्पन्न होती है, जब उसके आगे लक्ष्य है तो उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था ही अंदर से उत्पन्न होती है, जो काल्पनिक होती है, व्यक्ति में निरंतरता लाती है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, अधिगम का हृदय है, अभिप्रेरणा जो अधिगम का हृदय है, यह किसी खास क्रिया को करने की दिशा को निर्देशित करती है भाई, और यह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है, जब तक व्यक्ति उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो जारी रहती है, ठीक है, और आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही समाप्त होती है, यानी कि यह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहेगी जब तक उद्देश्य को प्राप्त ना करे, और आवश्यकता की जब उसको आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति हो जाती है तो ये समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है, अंदर से उत्तेजित होती है, आंतरिक उत्तेजना है जो लक्ष्य को भावनात्मक रूप से जागृत करती है, तो ये अभिप्रेरणा की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट अभिप्रेरणा के सोपान क्या है भाई, अभिप्रेरणा के सोपान आवश्यकता जो कि नीड्स, चालक ड्राइव्स, प्रोत्साहन इंसेंटिव। अब देखो जो नीड्स है, आवश्यकताएं है, वो देखो प्रत्येक प्राणी की कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ आधारभूत आवश्यकता होती है जैसे जलवायु, भोजन, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है और असंतुलन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राणी क्रियाशील होता है। यानी कि आप जैसे सोचो कि आप मान लो कि यहाँ आवश्यकता की क्या बात है कि प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकता जैसे जलवायु, भोजन, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, यानी कि जिनके बिना जिया नहीं जा सकता, तो आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में क्या आएगा, तनाव आएगा। अब आवश्यकता देखो, आवश्यकता जैसे कि आप सोचो कि जब प्राणी को भूख लगती है तो उसमें क्या आएगा, तनाव आएगा।
और जिसके कारण क्या है, वो भोजन की क्या करेगा, खोज करने लगेगा और वो क्रियाशील होता है, यानी कि भोजन की खोज करेगा, किसी प्रकार से मुझे भोजन मिल जाए वो तलाश करेगा, फिर वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। फिर वो भूख को मिटाने पर क्या करेगा, अगर उसकी भूख मिट गई, उसको भोजन मिल गया, तो वो संतुष्ट, मतलब उसको संतुष्टि मिल जाती है, संतुष्ट का अनुभव करता है और तनाव क्या हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो ये चीज इसमें है कि आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, असंतुलन होता है और जिसके फलस्वरूप प्राणी क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो जब वो क्रियाशील होता है, मान लो उसको भूख लगी है तो वो भोजन के लिए एक्टिव होगा। जब उसको भोजन मिल जाता है तो उसकी भूख समाप्त हो जाती है, भूख मिटने पर वो संतुष्टि का अनुभव करता है, यानी कि उसका तनाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, एक गैर अनिवार्य आवश्यकता होती है, इनको भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से देखो, आवश्यकताएं दो प्रकार की, एक कमी एक वृद्धि। यानी कि कमी, जब हमारे शरीर या मन में कमी होती है तो यानी कि कोई चीज की मान लो कमी हो गई तो उसे ग्रहण करने की आवश्यकता हमें महसूस होती है। जैसे भूख की कमी है तो उसको भूख को अपने ग्रहण करने की अपने अंदर आवश्यकता महसूस होगी कि हम कुछ खाए, भोजन को ग्रहण करें। इसी प्रकार काम, निंद्रा, किसी संकट से बचना, ज्ञानोपार्जन आदि आवश्यकताएं भी उत्पन्न होती है। ऐसे ही एक होती है वृद्धि। जब वृद्धि होती है तो उसे त्यागने की आवश्यकता महसूस, अगर ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा वृद्धि हो जाती है, उसको त्यागने की आवश्यकता होती है। कमी होती है तो उसको अपने कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक होती है अनिवार्य आवश्यकताएं जो कि जरूरी है, कंपलसरी है, और एक होती है गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। अगर इनकी अपने को मतलब ऐसे ना मिले तो कोई एक बार जरूरी नहीं है कि एक बार हमें इनकी, जैसे कि अनिवार्य आवश्यकता है, जैसे कि अपने को भूख है, प्यास है, नींद है, मलमूत्र, ये इनकी जरूरत है, इनकी जरूरी है, तो ये कंपलसरी है, नीड, ठीक है ना, कंपलसरी जरूरी है भाई। और जो गैर अनिवार्य आवश्यकता एक बार ना भी मिले तो भी चल सकता है, तो इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो अनिवार्य आवश्यकता की बात करें, ऐसी आवश्यकताएं जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक होता है। अनिवार्य आवश्यकता कह लीजिए, जैसे भूख, प्यास, नींद, मल मूत्र त्याग, काम और विश्राम। अब देखो, भूख लगी है तो भोजन करना है, प्यास लगी है तो बिना पानी के नहीं रह सकते, नींद भी जरूरी है, मल मूत्र त्याग ये सब जरूरी है, काम और विश्राम। अनिवार्य आवश्यकता है वो शारीरिक, जैविक व जन्मजात होती है, ये जन्मजात ही होती है। अब छोटा बच्चा होता है तो वो रोएगा ना, भूख लगेगी, प्यास भी लगती है, नींद भी तो आती है, यानी कि जन्मजात होती है, ऑटोमेटिक अपने आप ही। मल मूत्र त्याग, ये बच्चा छोटा होता है, शिशु, वो भी करता है। काम और विश्राम, ये सब यानी कि ये शारीरिक होती है अपने शरीर की, और जैविक जन्मजात होती है जो सभी में समान रूप से पाई जाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी में सभी में समान रूप से पाई जाती है। यह स्वाभाविक आवश्यकता होती है और इनका अभिप्रेरणा चक्र चक्रीय होता है। आगे अभिप्रेरणा चक्र भी करेंगे। तो गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, नॉन कंपल्सरी जो नीड है, तो ये ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति होना ज्यादा आवश्यक नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक जीवन है, उसके लिए जरूरी मानी जाती है। जैसे कि कैसे, जैसे सत्ता की आवश्यकता होगी, उपलब्धि की आवश्यकता होगी, संबंधन की आवश्यकता होगी, अनुमोदन यानी कि प्रशंसा की आवश्यकता होगी, आक्रमणशीलता इसकी आवश्यकता होगी। तो ये सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। परंतु जरूरी नहीं है कि इनको पूरा ही करें, पूर्ति होना, परंतु इनके बिना जीवन संभव नहीं है, इनका जरूरी है, ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। और गैर अनिवार्य है जो आवश्यकताएं, ये वातावरण, समाज से अर्जित तथा मानसिक आवश्यकताएं होती है। इसे कृत्रिम आवश्यकताएं भी कहते हैं, जो गैर अनिवार्य, जो जरूरी नहीं होती इनको, क्योंकि ये अर्जित की जाती है, इनको अर्जित करते हैं, सत्ता की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, इनको अर्जित किया जाता है, ग्रहण करते हैं अपने, और ये जन्मजात होती है, ऑटोमेटिक ही होती है, सभी में समान होती है। और गैर अनिवार्य आवश्यकताएं वातावरण से और समाज से अर्जित तथा मानसिक आवश्यकताएं होती है, ये इसे कृत्रिम आवश्यकताएं भी कहते हैं, सामाजिक आवश्यकताएं भी कहते हैं। तो ये चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा है चालक, अंतर्नोद, प्रणोद, जो ड्राइव है, यानी कि अपनों ने क्या पढ़ा कि अभिप्रेरणा के सोपान में पढ़ा, एक आवश्यकता होती है पहली, दूसरी चालक यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, प्रणोद भी बोलते हैं, ड्राइव भी बोलते हैं, अंतर्नोद भी बोलते हैं, और तीसरी क्या थी, प्रोत्साहन लक्ष्य। मैं एक बार उसी पेज पे लेकर के जाती हूँ कि अपनों ने देखा कि अभिप्रेरणा के सोपान तीन होते हैं, आवश्यकता, तो पेज ही सही नहीं हो रहा। पहला देखा नीड्स यानी कि आवश्यकताएं, दूसरा देखा चालक ड्राइव्स, तीसरा देखा प्रोत्साहन जो गोल, ठीक है ना। तो आवश्यकताएं अपनों ने पढ़ ली,
आवश्यकताओं में पढ़ा कि एक अनिवार्य आवश्यकता होती है जो जरूरी होती है, एक गैर अनिवार्य आवश्यकता होती है, ये जरूरी नहीं होती। ये अनिवार्य आवश्यकता होती है, स्वाभाविक होती है, जन्मजात होती है, जो कि सभी में समान होती है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। गैर अनिवार्य आवश्यकता होती है, ये कृत्रिम होती है, इसको ग्रहण किया जाता है, अर्जित किया जाता है, सत्ता वाली, ये सब। अब जो सेकंड है वो पढ़ेंगे चालक, फिर प्रोत्साहन पढ़ेंगे लक्ष्य, यानी कि अब पढ़ेंगे ड्राइव, चालक। चालक यानी कि इसको बोलते हैं प्रणोद, अंतर्नोद या ड्राइव। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है चालक शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया वो वुडवर्थ ने किया 1928 में। तो चालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग वुडवर्थ ने। चालक देखो आवश्यकता से उत्पन्न होता है। चालक किससे होता है? आवश्यकता से उत्पन्न होता है। मान लो जब कोई व्यक्ति है, अगर उसमें आवश्यकता उत्पन्न होती है ना, कोई आवश्यकता है वो अगर उत्पन्न होती है तो उसमें उसको प्राप्त करने के लिए उसमें क्या हो जाती है? क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और वो पहले से क्या हो जाता है? पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। जैसे मान लो पानी है, पानी की आवश्यकता है, तो वो देखेगा पानी मतलब कहाँ रखा हुआ, वहां तक चल करके जाएगा वो। तो पानी तक जाना क्या है? पानी तक जाना क्रियाशील करने वाली उसकी कंडीशन है, स्थिति है। तो भूख लगी है तो वो अगर भोजन को खोजेगा तो भोजन क्या है? भोजन आवश्यकता है, और भूख क्या है? चालक है। जैसे पानी आवश्यकता है, प्यास क्या है? चालक है। विश्राम क्या आवश्यकता है? नींद क्या है? फिर चालक हो गया। जो ये चालक है ना, मान लो भूख लगी है तो ये चालक है ना, व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार की क्रिया के व्यवहार के लिए उसको क्या करेगा? उस प्राणी जो व्यक्ति है उसको प्रेरित करेगा। भूख लगी है तो वो भोजन खोजने के लिए प्रेरित करेगा, वो भोजन को खोजेगा। प्यास लगी है तो वो पानी खोजने के लिए उसको प्रेरित करेगा, और नींद मतलब आ रही है तो विश्राम के लिए उसको करेगा प्रेरित। चालक होती है वो एक आंतरिक उद्दीपन होता है जो शरीर को एक गति प्रदान करता है भाई। तो अब आपको चालक भी समझ में आ गया। फिर से उस पेज पे चलते हैं कि अपन ने देखा कि अभिप्रेरणा के सोपान 3 आवश्यकताएं, चालक और प्रोत्साहन। तो आवश्यकताएं पढ़ ली, 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती है, देख लो कौन कौन सी। कि अनिवार्य आवश्यकताएं जो कि जरूरी होती है, स्वाभाविक होती है, ये सभी में समान होती है, जैसे कि भूख, प्यास, ये निंद्रा। और गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, इनको कोई जरूरत नहीं होती, इनको अर्जित किया जाता है, कृत्रिम होती है। फिर अपने पढ़ा चालक, फिर अब पढ़ेंगे प्रोत्साहन लक्ष्य को। अब देखो उद्दीपक, स्टिमुलस उद्दीपक या प्रोत्साहन, इंसेंटिव, लक्ष्य यानी कि गोल एक ही चीज है। तो जो प्रोत्साहन है, जो लक्ष्य है, उद्दीपक को ही लक्ष्य बोलते हैं, इसको ही प्रोत्साहन बोलते हैं। तो उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मान लो बंदे के सामने लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो उद्देश्य सामने होने पर ही व्यक्ति क्या करेगा? क्रिया करेगा। कैसे? आप ऐसे समझो, किस प्रकार कि मान लो आज आप पढ़ रहे हो, कितनी आज तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, आगे कई सालों तक ही, मान लो 10 साल तक, 20 साल तक आपके सामने वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना, इसकी आने वाली वैकेंसी नहीं है। क्या आप तैयारी करोगे? क्या आप पढ़ोगे? मुझे बताओ। आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको कह दे जॉब नहीं मिलेगी या फिर आप कोई वैकेंसी नहीं आ रही, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपके सामने आज ही मान लो वैकेंसी निकल गई, आज ही कहते 50,000 पद है, 20,000 पद है, तो आज ही आपके सामने वो लक्ष्य है, जो उद्दीपक है, जो लक्ष्य आपके सामने है, तो उस लक्ष्य को सोच करके, उसके बारे में सोच करके आप बुक्स उठाओगे। हाँ, हमारे सामने ये पद है, वैकेंसी है, हमें लगना है, तो आपके सामने वो गोल है, लक्ष्य है, उसको लेकर के चलोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर ही पढ़ते हो। तो उद्दीपक यानी कि जो लक्ष्य है वो सामने होने पर ही व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। आपको भूख लगी और आपके सामने खाना है, यानी कि जो लक्ष्य है उस खाने को प्राप्त करना है, तभी आप क्रिया करोगे, हाथ पैर करोगे, कुछ मत्था मारोगे, हाँ वहां तक जाना है। तो ये चीज भी आपको समझ में आएगी। जैसे ही उद्दीपक प्राप्त हुआ वैसे ही देखो चालक समाप्त, यानी कि तनाव शांत हो जाता है। तो जिस वस्तु से अंतर्नोद की समाप्ति होती है, यानी कि जो चालक होता है उसकी जो समाप्ति होती है अंतर्नोद, तो उसे उद्दीपन या लक्ष्य कहते हैं। यानी कि उद्दीपक प्राप्त हुआ तो क्या हो गया? जो चालक है वो समाप्त हो जाता है और तनाव भी शांत हो जाता है। यानी कि जिस वस्तु से कोई वस्तु है उसकी आवश्यकता अगर उसकी पूरी हो जाती है तो उद्दीपक ही क्या है? प्रोत्साहन है। मान लो जॉब नहीं मिली, जॉब का अभाव है, तो वो आपकी आवश्यकता है। फिर पढ़ाई करते हो, कोचिंग करते हो, वो क्या होता है? चालक होता है। जब आपको जॉब या रोजगार जो मिल गई वो क्या होता है? वो प्रोत्साहन होता है। नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में करेंगे।
कि अभिप्रेरणा के प्रकार जो सकारात्मक और जो नकारात्मक है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण करेंगे मेस्लो के अनुसार, थॉमसन के अनुसार अच्छे से देखेंगे, अभिप्रेरणा चक्र को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर करेंगे प्रेरक जो अभिप्रेरक है। तो ये सारे ही सेकंड ग्रेड में भी है और रीट में भी है, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।